हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल मेक डॉट टेक। दोस्तों, आज राजभाषा नियम के बारे में चर्चा किया जाएगा और इसको समझा जाएगा। तो आइए चलते हैं। राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987, 2007, 2011। राजभाषा नियम 1976 को 3 बार संशोधन किया गया था, इसलिए राजभाषा नियम को 1976 यथा संशोधित 1987, 2007 और 2011 कहा गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा नाम है इसका। ठीक है, तो ये नाम इसलिए इसका बोला जाता है। तो जो पहला संशोधन हुआ है, तो पहला संशोधन 1987 में किया गया था। इस संशोधन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को का क्षेत्र में शामिल किया गया था। ठीक है, तो पहला संशोधन आपको समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे संशोधन पे। दूसरा संशोधन जो है 2007 में किया गया था। इस संशोधन में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड को का क्षेत्र में शामिल किया गया था। जैसा आपको पता है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में थे। इनसे ही अलग होकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बना हुआ है। तो जब ये बना हुआ तो इनको भी उसके बाद विभाजन होने के बाद इनको का क्षेत्र में रख दिया गया था, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं और इन राज्यों में भी हिंदी भाषाएं बोली जाया करती थी, तो इसीलिए इनको का क्षेत्र में रखा गया। अब चलते हैं तीसरा संशोधन 2011 में हुआ था। इस संशोधन के दौरान दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को का क्षेत्र में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया इनका तीनों संशोधन और इसका नाम। और अब आगे चलते हैं कि जो राजभाषा नियम हैं, इसमें कुल 12 नियम होते हैं और राजभाषा नियम को 3 बार संशोधित किया गया है। राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ है। ठीक है, और इससे पहले क्या है, राजभाषा विभाग का गठन हुआ था 1975 में। ये आपको नोट करना है, 1975 में राजभाषा विभाग का गठन हुआ, 1976 में राजभाषा नियम पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नियम, एक एक करके नियम समझते हैं। राजभाषा नियम एक में जो है संक्षिप्त, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया जाता है। संघ की शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त नियम 1976 यथा संशोधित 1987, 2007, 2011। ठीक है, ये नियम 1 में बताया जाता है। और नियम 1 का खा जो होता है, ये जो नियम है तमिलनाडु को छोड़ के पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है, और नियम 1 का गा जिस दिन पब्लिश होगा उसी दिन से मान्य हो जाएगा। नियम 2 का गा अधिनियमों को परिभाषित किया गया है। नियम 2 के खा में केंद्र सरकार के कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं जो आते हैं। जैसे का है केंद्र सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बारे में बताया गया है। खा में केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें इस गा में है केंद्र सरकार में के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी नियम या कंपनी का कोई कार्यालय है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नियम 2 का गा केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में बताया गया है। नियम 2 के घा में अधिसूचित कार्यालयों के बारे में बताया गया। ये नियम 4 के नियम 10 के उपनियम 4 में भी बताया गया है। नियम 2 आना में हिंदी की प्रवीणता के बारे में बताया गया है। ये नियम 9 में भी हिंदी की प्रवीणता के बारे में डिटेल बताया गया है। अभी आगे चल के इसको समझेंगे। ठीक है, चा में का क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य के क्षेत्र जो हैं, इनके बारे में चा में बताया गया है। छा में खा क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र और पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली, ये सब खा क्षेत्र में आते हैं।
जैसे कि का क्षेत्र में हम हिंदी भाषाएँ बोली जाती हैं, इनमें जितने राज्य हैं उनके बारे में चा में बताया गया और छा में जो है कि जो खा क्षेत्र में आते हैं जो राज्य जिनमें हिंदी द्वितीय स्थान पे यूज़ की जाती है उन्हें नियम छा में रखा गया उनके बारे में इसमें बताया गया है। नियम 2 के ज में गा क्षेत्र के बारे में बताया गया है। का और खा क्षेत्र को छोड़ के जितने भी सभी राज्य आते हैं वो गा क्षेत्र में कहलाते हैं। नियम झा में हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान के बारे में बताया गया। ये नियम 10 में भी बताया गया है। मैं कार्यसाधक के ज्ञान के बारे में बताया गया। आगे चल के इसको हम समझेंगे, ठीक है। नियम 3/1 में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से पत्र व्यवहार हिंदी भाषी राज्य के लिए जिन्हें का क्षेत्र के राज्य कहा गया है, ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यालय या अन्य व्यक्ति को हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी खास मामले में कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा, ठीक है। दोस्तों, जैसे केंद्रीय कार्यालय है उसमें अगर कोई भी का क्षेत्र वाला जो राज्य है उनमें किसी कार्यालय को या व्यक्ति को हम लेटर लिखते हैं तो हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि अंग्रेजी में भेजते हैं तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नियम 3/2 का केंद्रीय कार्यालय से पत्र गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ क्षेत्र के प्रशासनों को जिन्हें का क्षेत्र में शामिल किया गया है सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि उन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजना ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। और खा क्षेत्र में भी लगभग यही समान रहता है, एक ही जैसा है। अब जो गा क्षेत्र आएगा उसके लिए थोड़ी अलग है। नियम 3/2 का खा, लेकिन इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में भेजे जा सकते हैं, ठीक है। नियम 3/3 का अन्य अहिंदी भाषी राज्य जिन्हें गा क्षेत्र कहा गया है के कार्यालय या व्यक्ति को पत्र अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। जहाँ गा क्षेत्र है अधिकतर वहाँ क्या है कि अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ अंग्रेजी में ही आप पत्र भेज सकते हैं। नियम 3/4 के गा में गा राज्य में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों से का अथवा खा क्षेत्र की सरकार उनके कार्यालय आदि में पत्र आदि हिंदी अथवा अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। नियम 4 का गा केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिंदी और अंग्रेजी में हो सकता है। नियम 4 का खा का क्षेत्र के केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में पत्र व्यवहार हिंदी में होंगे। नियम 4 का गा खा व गा क्षेत्र के केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में पत्र व्यवहार हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। जो अपना नियम 4 का गा है खा व गा क्षेत्र के केंद्रीय सरकार के जो मंत्रालय हैं इसमें पत्र व्यवहार हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप दे सकते हैं। नियम 5 में है हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। अर्थात हिंदी में अगर आपको पत्र मिलता है तो उसका आप उत्तर हिंदी में दे देंगे, वो नियम 5 में बताया गया है। नियम 6 राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) के निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग में लाई जाएगी और सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वालों की होगी। अर्थात जो इसमें जो कार्यालय का प्रमुख होगा और उसका जिम्मेवारी बनती है कि जिसने इसमें हस्ताक्षर किया होगा। नियम 7 कोई कर्मचारी एप्लीकेशन अपील अभ्यावेदन हिंदी अंग्रेजी में कर सकता है। और नियम 7 के 2 में हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदन या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। यदि नियम 7 का 3 में यदि कोई कर्मचारी सेवा संबंधी नियमों से संबंधित कोई आदेश या सूचना यथा स्थिति हिंदी या अंग्रेजी में चाहता है तो उसे उसी भाषा में दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये नियम 7 में बताया गया है। नियम 8 केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी
फाइलों में हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी या प्रारूप लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे, जब तक कि दस्तावेज़ विविध प्रकार या तकनीकी प्रवृत्ति का ना हो। अगर वो विविध है या तकनीकी प्रवृत्ति का है दस्तावेज़ है, तो आप उसमें आपको अनुवाद देना पड़ेगा। दूसरा है नियम 8 का, विशिष्ट दस्तावेज विविध या तकनीकी प्रवृत्ति का है और अथवा नहीं है, इसका विनिश्चय विभाग का प्रमुख करेगा। ठीक है, जो कार्यालय का प्रमुख होता है वो इसको निश्चित करेगा कि भाई ये तकनीकी प्रवृत्ति का है कि नहीं है। नियम 9 में हिंदी में प्रवीणता के बारे में बताया गया है। नियम 9 के 1 में यदि कोई व्यक्ति हिंदी में मैट्रिक परीक्षा पास कर लिया हो तो उसे हिंदी में प्रवीण समझा जाएगा। नियम 9 के 2 में यदि कोई व्यक्ति हिंदी में स्नातक की परीक्षा पास कर लिया है तो उसे भी हिंदी में प्रवीणता समझा जाएगा। और तीसरा है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं हमें हिंदी में प्रवीणता हासिल है और तो उन्हें भी क्या है कि हिंदी में प्रवीणता माना जाएगा। नियम 10 हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान के बारे में बताया गया है। 10 के पहला में है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय में यदि 80% हिंदी का ज्ञान प्राप्त है तो उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान कहा जाएगा। अर्थात 80% में कार्य अगर हिंदी का हो रहा है तो उसे कार्यसाधक कार्यालय कहा जाएगा। 80% प्राप्त कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने वाले कार्यालय को अधिसूचित कार्यालय में भी शामिल किया गया है। अर्थात जो कार्यालय 80% काम करने लगा है, 80% हिंदी भाषा में कार्य कर रहा है तो उसे अधिसूचित कार्यालय में शामिल किया जाएगा। नियम 11 का केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी नियमावली संहिता और अन्य प्रकार के संबंधित साहित्य हिंदी व अंग्रेजी दोनों में द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे। और दूसरा, सभी फार्म या रजिस्टर या शीर्ष नाम पट्ट सूचना स्टेशनरी आदि की मदें तथा रबड़ों की मोहरें, धातु सील पत्र, शीर्ष लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी में होंगे। अगर ठीक है दोस्तों, और लास्ट बचता है नियम 12। प्रत्येक कार्यालय प्रशासनिक का प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम या नियमों का समुचित रूप का अनुपालन किया जाता है या नहीं किया जा रहा है। इसका अनुपालन के लिए प्रभाव की जांच बिंदु बनाए। नियम 12 में दिया गया है कि भाई प्रशासनिक जो कार्यालय का प्रधान है वो ये भी देखे कि भाई सभी नियम फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हिंदी में कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जांच करे और प्रभाव बिंदु बनाए और इसके प्रसार के लिए जो करना है वो करे। थैंक यू फॉर द दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब लाइक करें।